Hello, my dear students. This is Ashok Jain from English Munch, and I welcome you all in my channel English Munch. बहुत दिनों से स्टूडेंट्स के फोन्स आ रहे थे कि सर हमें पहली पोएम पढ़ा दीजिए। सीबीएसई की 10th क्लास की फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। तो पोएम पढ़ाने से पहले देखिए, पोएम पढ़ाना बहुत आसान है एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट पोएम ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेकिन पोएम पढ़ा देना ही अपने आप में सफिशियंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर यदि आपको हिडन मीनिंग पता चले तो अच्छा लगता है। उसको आप अच्छी तरीके से, जैसे मैं आपको पढ़ाऊं और आप भी किसी को यदि एक्सप्लेन करें तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें तो मुझे अच्छा लगेगा। डस्ट ऑफ स्नो के बारे में हम बात करें तो डस्ट ऑफ स्नो इज अ वेरी शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड व्हेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट दिस पर्टिकुलर पोएम ही वाज रियली इन सैड मूड. He was depressed, totally depressed, but not mentioned in this poem why he was depressed, why he was in sad mood. Dust of snow में dust के बारे में मैं आपको बता दूं कि dust of snow refers to the tiny particles of snow. Tiny particles का मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं उसको हम बोलते हैं dust. The particles are so small that the poet referred to them as dust. कितने छोटे होते हैं कि पोइट ने उसको क्या नाम दे दिया है? डस्ट का नाम दे दिया है उसको। तो पूरा पोइम का नाम क्या हो गया? डस्ट ऑफ स्नो। अब डस्ट ऑफ स्नो जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी तो क्या उसके पीछे वो था, क्या उसका एम था लिखने के पीछे? अब कभी कभार क्या होता है कि ये जो पोइम आप पढ़ेंगे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आदमी के सामने जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो सॉल्यूशंस उसके पीछे ही, उनके अंदर ही छिपा रहता है। यानी हर समस्या में ही उसका समाधान छिपा रहता है। अब आपको एट द एंड ऑफ द पोइम ये पता चलेगा कि वास्तव में समाधान किस तरीके से छिपा रहता है। तो फर्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, जिससे कि आप अपना माइंड मेकअप कर लें और बुक आप अपने हाथ में ले लें, जिससे कि लाइन टू लाइन आप उसको मिला सकें कि मैं क्या उस पोइम के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं इस पोइम के बारे में कि ये जो पोइम है ये हमें बताती है कि इवन अ सिंपल मोमेंट, एक साधारण जो क्षण होता है, हैज अ लार्ज मीनिंग, लार्ज सिग्निफिकेंस। छोटे छोटे पल होते हैं, उनके भी बड़े बड़े महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व हो जाता है उसका कभी कभी। द पोइट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री। आप देखें इसमें जरा, पोइट ने इसमें मेंशन किया है क्रो और हेमलॉक ट्री को इसके अंदर मेंशन किया हुआ है इन दिस पोइम। क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड। क्रो के बारे में बात करें तो देखिए, जैसे लोगों की कई बार तो आपने लोगों को देखा होगा कि बिल्ली रास्ता काट गई तो वो कहते हैं कि नहीं अब शगुन हो गया, या कभी कभार ये होता है कि दूध वगैरह बन जाता तो उसको भी वो अपशगुन मान लेते हैं। तो क्रो जो है इस पोइम के अंदर उसको भी क्या माना हुआ है? उसको भी इल ओमेन माना है। उसको भी क्रो इज ऑल्सो सिंबलाइज्ड एज डेथ एंड डिके। तो उसको भी सैडनेस, सॉरोफुल, हर तरीके से नेगेटिविटी उसके अगेंस्ट में रखी गई है, जैसा कि पोइट का मूड है। इसके अलावा हेमलॉक ट्री के बारे में हम बात करें, हेमलॉक ट्री वाज ऑल्सो अ पॉइजनस ट्री। पॉइजनस है, लेकिन हेमलॉक ट्री के बारे में हम बताएंगे हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विद व्हाइट फ्लावर्स होते हैं इसके, जो वो कैसे होते हैं? व्हाइट होते हैं। तो ये पोएम स्टार्ट करने से पहले, फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है इसके बारे में। अब मैं इसका फर्स्ट स्टेंजा आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से आप समझना। और ये जस्ट कीप इन योर माइंड दैट द पोइट वॉज एब्सोल्युटली इन सैड मूड। पूरी तरीके से उसका मनोदशा, उसका जो मन था वो बहुत ज्यादा खराब था व्हेन ही रोट दिस पर्टिकुलर पोइम। तो पहले इसकी जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी लाइन्स हैं, उनको मैं स्टार्ट कर रहा हूं और उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप आराम से उसको सुनना, पहले सुनने के बाद उसको समझना, फिर अपनी नोटबुक में उसको लिख लेना। यदि आपके सिलेबस में एक्सप्लेनेशन है तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। और भी यदि आपको ज्यादा इसको जब मैं कंप्लीट करूं और आपको लगे कि नहीं सर और भी इसके अंदर कोई ऐसा वो हो और भी आप समराइज करवाना चाहें, तो मैं आपके लिए उसको समराइज करने को तैयार हूं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से आप सुनेंगे।
फर्स्ट स्टेंजा, द वे अ क्रो, जिस प्रकार से एक जो क्रो होता है वो क्या करता है, सुक डाउन, वो क्या हिलाता है, क्या हिलाता है, सुक डाउन ऑन मी, और हिलाकर गिरा देता है ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, किसको गिरा देता है वो, डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ होती है उसकी जो डस्ट होती है, डस्ट का मतलब एक तरीके से क्या होता है, गिरा देना, डाउन मतलब पोर के अर्थ में आता है, जिस प्रकार से वो गिरा देता है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहां से गिराता है वो, हेमलॉक ट्री के ऊपर से गिरा देता है। अब ये तो सिंपल एक आप कहना चाहिए सिंपल, मैंने लाइन वर्ड टू वर्ड आपको मैंने इसका वो बता दिया, मैंने एक तरीके से इनका इनके वर्ड्स के अर्थ बोल दिया आपके लिए। अब सुनना ध्यान से कि वो कहना क्या चाह रहा है, ये वास्तव में किस तरीके से स्टोरी, ये किस तरीके से ये पोइम है ना, इसको किस तरीके से फ्रेम किया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस तरीके से फ्रेम किया है, तो आप नोट करें जरा। क्या ये पहला स्टेंजा बहुत छोटा सा है लेकिन लार्ज मीनिंग किस तरीके से रखता है, इसको मैं एक्सप्लेन आपके लिए कर रहा हूं, तो सुनना जरा ध्यान से। देखिए, द पोएम इज सेट इन अ सीन। अब ये जो पोएम है इसका फर्स्ट जो स्टेंजा है ये एक ऐसे दृश्य में इसको सेट किया गया है वेयर द पोइट इज इन अ मूड एंड इन अ बैड मूड, पूरी तरीके से बुरी मतलब बुरे मन से वो बैठा हुआ है, मतलब बुरी अवस्था में अच्छा मूड नहीं है उसका, पेसिमिस्टिक मूड है उसका, एंड इज वॉकिंग बाई अ ट्री, और वो बस बेमन से चला ही जा रहा है और चलते चलते वो गुजरता है, कहां से गुजरता है, बाय अ ट्री, एक पेड़ के पास से गुजरता है। जब वो पेड़ के पास से गुजरता है तो उस पेड़ का नाम का पेड़ के नाम का भी मेंशन है, वो पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, तो जब वो गुजरता है तो वो हेमलॉक ट्री को देखता है, तो हेमलॉक ट्री इज ऑल्सो सिंबलाइज एज अ पॉइजनस ट्री, तो उसका मूड और ज्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो क्या उसके बाद क्या होता है, वो कहता है कि नहीं नहीं अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो मेरा पूरा दिन खराब है, अब आगे क्या है, मतलब पूरी तरीके से वो एक तरीके से सोच लेता है अब तो कुछ होना जाना नहीं है, अब तो मरना है, डेथ है, डिके है, ग्लूम है, हर तरीके चारों तरफ अंधकार है, कुछ नहीं होना जाना, इस तरीके का उसका मूड हो जाता है। अब क्या हुआ कि वो क्या होता है कि डस्ट ऑफ स्नो जो होती है, अब वो क्या होता है जब इसमें आगे हम चलते हैं तो क्या हुआ, जब वो गुजरता है उसको पता है ये पॉइजनस ट्री है, एज ही पासेज बाय, लेकिन जैसे ही वो बगल से गुजरता है तो क्या होता है, अ क्रो, एक जो क्रो होता है, हैपन्स टू थ्रो सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, क्या करता है कि वो जो क्रो है वो अचानक उसके ऊपर जो स्नो है, डस्ट ऑफ स्नो है, उसके ऊपर उसको गिरा देता है। कहां से गिराता है, कहां से गिराता है, हेमलॉक ट्री के ऊपर से। तो अब जब वो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है उसके ऊपर, वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर्स, अब चाहे वो उसके सिर पर गिरी हो, चाहे उसके शोल्डर्स पर गिरी हो, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पोएम, इज कंप्लीटली अननोन एज देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि कोई कारण ऐसा दिया नहीं गया है। आप देख लें जरा, लाइंस देखें, ये ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि उसने वास्तव में वो गिरी कैसे क्या हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं एज वेल एज आई थिंक, जैसा कि मैं सोचता हूं, तो क्या हुआ होगा उस समय वो मैं आपको बता देता हूं जरा थोड़ा सा, कि पोइम में स्पेसिफिकली पोइम में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ऑल्सो। इसके अलावा क्या होता है कि जब वेन यू रीड दिस पर्टिकुलर पोइम तो क्या होता है, यू ऑल्सो थिंक, आप भी सोचते हैं हाउ इट हैपन, कैसे हुआ होगा ये, कैसे अचानक गिर गई होगी बर्फ, वो तो जा रहा सीधा सीधा, कोई रीजन नहीं है, लेकिन बर्फ गिरने के पीछे हम कुछ रीजंस है वो मैं आपको बता सकता हूं। वो क्या हो सकता है कि वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग, हो सकता है कि जो क्रो है वो तभी उस ब्रांच पर आकर बैठा हो, हेमलॉक ट्री का जो ब्रांच है उस पर आकर बैठा हो सकता है बर्फ जो बर्फ है उससे गिरी हो, उसके ऊपर गिर गई हो। इसके अलावा हो सकता है कि एक और रीजन हो सकता है कि द क्रो वॉज सेवरिंग विद कोल्ड, हो सकता है कि जो क्रो है वो ठंड से कांप रहा हो और कांपने की वजह से वो हिला हो थोड़ा सा और बर्फ गिर गई हो नीचे, ये हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन आई कैन टेल यू इट वुड हैव हैपेंड, ऐसा हुआ होगा ज्यादा एज वेल एज आई थिंक सो। हो सकता है द क्रो वॉज ट्राइंग टू री एडजस्टिंग इट सेल्फ, हो सकता है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा हो, किस चीज के लिए एडजस्ट कर रहा हो, बिफोर
टेकिंग ऑफ, क्या करने के लिए, ही वॉज इट वॉज ट्राइंग टू इट वॉज रीएडजस्टिंग इटसेल्फ बिफोर टेकिंग ऑफ द ब्रांच। हो सकता है कि वो ब्रांच से उड़ने से पहले अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा हो कि हाँ अब मुझे यहां से उड़ना है और टेक ऑफ करना है, तो वो हो सकता है अपनी बॉडी को रीएडजस्ट कर रहा हो, और जब रीएडजस्ट कर रहा होगा तो हो सकता है कि उसकी बॉडी थोड़ी सी सुख हुई होगी और बर्फ जो है वो पोइट के ऊपर आकर गिर गई होगी। तो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब फर्स्ट स्टैंजा है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको बता दिया है पूरा, कि ये सीन कहां से सेट हुआ, क्या हुआ होगा, किस तरीके से जो जो लाइंस है उसमें क्या पोइट ने बताने की कोशिश की है। अब सेकंड स्टैंजा में स्टार्ट कर रहा हूं इसका, देखें जरा ध्यान से। आप बुक ले लीजिए अपनी, उसमें मिलाना किस तरीके से सेकंड स्टैंजा में पोइट ने अपनी जो ओपिनियन है वो बताने की कोशिश की है और क्या हमने उससे समझा। उसने तो बहुत शॉर्ट में लिखा है, लेकिन हिडन मीनिंग है वो हम किस तरीके से समझेंगे लास्ट में मैं इसको आपके लिए पूरा बताऊंगा। तो सेकंड स्टैंजा आपका स्टार्ट होता है, देखें जरा। हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को दिया है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब मेरा वो कहता है कि मेरा जो मूड था वो बिफोर फॉलिंग द डस्ट ऑफ स्नो वॉज वेरी वेरी अपसेट। जब मूड था, जो डस्ट ऑफ स्नो थी उसके गिरने से पहले बहुत ही ज्यादा मेरा जो मन था वो बहुत ही ज्यादा खराब था। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और उसने, उस बर्फ ने, जो डस्ट ऑफ स्नो थी उसने मेरा दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। आई एड ड्यून्ड, जो पूरी तरीके से अफसोस में निकल जाता, निराशा में चला जाता, दुख में चला जाता, ग्लूम में चला जाता, और वो दिन मेरा आगे का पूरा उस बर्फ ने बचा दिया। तो कहने का मतलब देखिए आप जरा, इसको हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से आपको लिखना है, उसको आप नोट करेंगे जरा ध्यान से। पहले सुने, आप आराम से नोट कर लेना, वीडियो आपके पास सेव रहेगा। किस तरीके से इन दो लाइंस में पोइट ने अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश की है उसको समझे जरा। कि फॉर रीजन अननोन, फॉर रीजन अननोन, कारण पता नहीं है। द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे, कारण तो किसी को पता नहीं है कि वो परेशान क्यों था। ये तो आप पोइट में देख लें आप ध्यान से, कारण किसी को पता नहीं है कि वो जो पोइट था रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो परेशान क्यों था। रीजन वॉज कंप्लीटली अननोन। द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे, लेकिन हाँ दिन वो उसका बहुत ज्यादा बेकार सा था। हिज हेड लिफ्टेड, लेकिन क्या हुआ, उसका जो मन था लिफ्टेड। हिज मूड, लेकिन उसका जो मन था वो एकदम अचानक ही क्या हुआ, एकदम अच्छा हो गया। कैसे हुआ, इंस्टेंटली। तो उसका जो मन था वो अचानक एकदम अच्छा हो गया। और क्या हुआ, ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड, वो पहले ही अपना पूरा की पूरा जो दिन था वो बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी अवस्था में, बहुत बुरे मूड में उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका था। यानी वो बहुत ज्यादा टेंशन में था, परेशान था। और क्रो को देखा तो इल ओमेन होता है, इनऑस्पिशियस होता है। हेमलॉक ट्री के पास गया तो पॉइजनस ट्री होता है। सभी चीजें जो दोनों ही जो एजेंट्स थे नेचर के, वो दोनों ही नेगेटिविटी शो कर रहे थे उसके लिए। तो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन जब वो गिरी उसके ऊपर तो क्या हुआ, तो उससे पहले क्या था, ही हैड ऑलरेडी स्पेंड हिज डे इन अ बैड मूड। इससे पहले वो अपने दिन को पहले ही बहुत बुरे मन से, मतलब बहुत बुरे मूड में उसको अपने दिन को निकाल चुका था। बट द रेस्ट ऑफ इट, लेकिन इस दिन का बचा हुआ जो हिस्सा था वॉज सेव्ड, वो बच गया। जो इसका बचा हुआ हिस्सा था दिन का वो बच गया बाय द क्रो एंड हेमलॉक ट्री। किसने बचाया, सुनिए जरा ध्यान से। क्रो एंड हेमलॉक ट्री, जिनको इनऑस्पिशियस माना गया, अशुभ माना जा रहा था, उन्हीं ने उसके दिन को बचा दिया। क्योंकि यदि वो डस्ट ऑफ स्नो नहीं गिरती उसके ऊपर तो फिर वो आगे के दिन को क्या प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाता और बहुत ही सैड मूड में था। हो सकता है वो कुछ भी कर सकता था। पोइम में ऐसा कोई मेंशन नहीं है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम्स तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन पढ़ा होगा, स्टॉपिंग बाय बुट्स ऑन अ स्नो इवनिंग पढ़ा होगा। बहुत अच्छी अच्छी लाइंस लिखते हैं वो, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनका क्या है कि जैसे ही जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज फॉर नेगेटिव रेफरेंस, जनरली दोनों ही नेगेटिव रेफरेंस के लिए यूज किए जाते हैं। बट द पोइट यूज देम ब्यूटीफुली, लेकिन पोइट ने फिर उनको बहुत अच्छी तरीके से उनको मेंशन किया है टू पोर्ट्रे दैट इनऑस्पिशियस थिंग्स। और उसने बताया है कि खराब चीजें भी, बुरी से बुरी चीजें भी कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू,
वो भी इन योर लाइफ। बुरी से बुरी चीजें भी आपके जीवन में खुशी और प्रसन्नता लेकर आ सकती हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर चीज को हमें, ऐसा नहीं है कि कोई चीज यदि हमारे दिमाग में ये फीड हो गई, ये खराब है, गलत है, तो हम उसके बारे में अपनी ओपिनियन बिल्कुल खराब कर लें। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हर चीज को आदमी को इस तरीके से नहीं समझना चाहिए। एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट, और उसको पूरी तरीके से दिमाग अपना खुला रखना चाहिए। एंड एक्सेप्ट, और उसको स्वीकार करना चाहिए। विच एवर वे द नेचर चूजेस टू ब्लेस अस, कि नेचर ने हमें जो भी दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। तो ये इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। आप अच्छी तरीके से इसको सुनेंगे। अब मैं आता हूं, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। क्रो इज ऑल्सो कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस। हेमलॉक ट्री इज ऑल्सो अ पॉइजनस ट्री। लेकिन आप देखिए जरा, ओल्ड कल्चर में हम जाएं तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जब कोई क्रो आके बैठ जाता था तो यूं कहते थे कि आज कोई गेस्ट घर पर आने वाला है। ठीक है, हेमलॉक ट्री की मैं बात करूं, इज अ वेरी पॉइजनस ट्री बट इट इज यूज्ड टू मेक मेडिसिन। लेकिन इसका प्रयोग दवाइयां बनाने के काम में भी आता है। तो कहने का मतलब है कि नेचर ने हमें जो भी हमें थिंग्स दी हैं, जो भी हमें प्रोवाइड कराई हैं, हर किसी की अपनी जगह कोई ना कोई हर इंपॉर्टेंस जरूर होती है। तो किसी चीज को भी गलत नहीं मानना चाहिए, इनऑस्पिशियस नहीं मानना चाहिए। और बात करें, देखिए, और मैं बात करूं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो जिस स्नो की वजह से, जिस पूरे वातावरण की वजह से पूरा एटमोस्फियर जो खराब था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा उसका माइंड खराब था। मे बी इट इज नॉट क्लियर इन पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मी, परेशान था। ठंड पड़ती है, पूरा बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। जिस बर्फ को उसने थोड़ा सा वैसा माना, थोड़ा सा खराब मान रहा था कि ठंडी ठंडे, तो कभी मतलब अच्छा मौसम देखने को नहीं मिलता है। उसी डस्ट ने उसके मूड को क्या कर दिया, जैसी वो गिरी तो उसको होश आया कि मैं कहां पर हूं इस समय, और उसी डस्ट ने उसको आगे का जो उसका दिन था उसका यूटिलाइज करवाया और उसके डे को पूरी तरीके से अच्छा बना दिया। तो कहने का मतलब है, जिसको हम समस्या मानते हैं उसी के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसी के अंदर उसका सॉल्यूशन भी छिपा रहता है। तो ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। और अभी मैं इसके बाद आपकी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। तब तक आप इनको ढंग से आप इसको सुने और समझें। और यदि किसी भी तरीके की आपको दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से आप मुझसे डिस्कस करें। आप फोन कर सकते हैं। फोन करने के अलावा आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, उसमें अपनी क्वेरी रख सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करूंगा। लेकिन अभी आपकी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो उससे पहले मैं बता दूं कि लिटरेरी डिवाइसेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उनको भी आप एक बार जरूर समझें इस पोइम के अंदर। और मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, देखिए किस तरीके से आपको उनको समझना है। लेट्स स्टार्ट द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दिस पोइम। देखिए, किसी भी पोइम को पढ़ने से पहले लिटरेरी जो डिवाइसेस होती है उनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना जरूरी है। क्योंकि बिना लिटरेरी डिवाइसेस के आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि उसकी राइम स्कीम क्या है, उसमें किस तरीके की क्या क्या चीजें आई हैं। और जनरली एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस पर बेस्ड कि इसमें कौन सी लिटरेरी टर्म्स यूज की गई हैं। तो चाहे कोई सी भी हो, इसमें कौन कौन सी यूज की गई हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। ध्यान से आप समझ लेना और उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो सबसे पहले आप देखें जरा, सबसे पहली क्या है, देखें राइम स्कीम क्या है इसकी। आप गौर करें जरा पोइम पर, तो आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी जो राइम स्कीम है, पहली लाइन, फर्स्ट सेकंड जो लाइन है उसमें आपको एक फ्लो नजर आएगा, ए बी सी डी। ये इसकी राइम स्कीम है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालना, मैं क्लियर कर दूंगा कैसे होता है। ठीक है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, साउंड का बार बार रिपीट होना। एक के बाद जो साउंड है उसको बार बार वो साउंड रिपीट होती है, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। ठीक है। अनुप्रास अलंकार बोलते हैं हिंदी में इसको। आपको जरूरत नहीं है समझने की, लेकिन मैं बता देता हूं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी में भी समझ पाते हैं। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं हिंदी का, आपको याद आ जाएगा कि चाचा की साउंड आती है, चाचा। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी की चम्मच में चटनी चटाई, चा 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 साउंड रिपीट होती चली जाती है। इट्स कॉल्ड एलिट्रेशन। ठीक है, वो हिंदी का एग्जांपल है। आप इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं है कि आप उसको लिंक कर दें उससे ले जाकर, ऐसा मत करें। ठीक है, दिक्कत है आप मुझसे डिस्कस करें। द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर आ गया पहले,
सेम लेटर का बार बार अकरेंस, बार बार उसका अकरेंस होना, बार बार आना, और साउंड या उसके साउंड का आना एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट, जो शुरुआत का जो वो है एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आया, इसके बगल में ये आ गया जुड़ा हुआ, इसके बगल में ये आ गया, इसके बगल में ये आ गया, इनको क्या बोलते हैं, बगल बगल में जो आने वाले जो शब्द होते हैं एडजेसेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी एक एक साउंड, हल्की हल्की साउंड मैच कर जाए तो उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे एंड सेव्ड, सम, सा इस तरीके से पार्ट्स, तो इसमें भी ऐसा लग रहा है पार्ट्स, अब इसको बोलो पार्ट्स, तो सेव, सम, पार्ट्स, मतलब सा की साउंड इस तरीके से आ रही है। तो इसमें क्या होता है, साउंड का बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होता है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, एलिट्रेशन के बारे में मैंने डेफिनेशन लिख दी है आपके लिए। एजोनेंस, एजोनेंस का मतलब होता है स्वरावृत्ति, मतलब स्वर का रिपीट होना, एजोनेंस कहलाता है। स्वर कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो देखिए जरा, द प्रोमिनेंस ऑफ अ वावल साउंड, प्रोमिनेंस मतलब होता है उसका मतलब एक तरीके से कहते हैं ना प्रोमिनेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी, ऑफ अ वावल साउंड, जो स्वर की जो ध्वनि होती है उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ जाए हमें थ्रू आउट अ लाइन, एक लाइन में, पूरी लाइन में, इज कॉल्ड एजोनेंस। तो उसको क्या कहते हैं हम, एजोनेंस, यानी कि स्वर का रिपीट होना। इन स्टेंजा 1 लाइन 2, स्टेंजा 1 देखिए, बुक में देख लीजिए ध्यान से, लाइन 2 पर आइए, क्या लिख रहा है उसमें, सुक डाउन ऑन मी। देखिए जरा, ओ 3 बार ओ आ गया, इसका मतलब ओ साउंड क्या हो गई यहाँ पर, प्रोमिनेंट हो गई, तो क्या कहलाएगा ये, इज कॉल्ड एजोनेंस। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम एंजम्मेंट। एंजम्मेंट क्या होता है, एंजम्मेंट को समझे आप, व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स, बिना पंक्चुएशन मार्क्स लगाए लगातार सेंटेंस एक के बाद एक आते चले जाए, इज कॉल्ड एंजम्मेंट। इसको क्या कहते हैं हम, एंजम्मेंट कहते हैं। इट हैज बीन यूज्ड थ्रू आउट द पोएम, जैसा कि आप देख रहे हैं, शुरू में मैंने बता दिया, पूरी पोएम में इसको यूज किया गया है। स्टार्ट की पोएम और लास्ट में फुल स्टॉप है सीधा, बीच में ना तो कॉमा है, ना कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना सेमीकोलन है, ना कॉमा है, कुछ भी इसके बीच में दिया हुआ नहीं है। तो लिटरेरी डिवाइसेस आप अपनी नोटबुक में जरूर इनको लिख लें, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि हमारी जो फर्स्ट पोएम है, आपको एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा करा दिया है, आप उसको लिख सकते हैं, पूरा मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। फिर भी आप चाहें तो आप मुझे बताएं जरूर एक बार कि नहीं सर, अभी हमें थोड़ा सा और समरी भी थोड़ी सी और अलग तरीके से आप हमें बताएं, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए तैयार हूं। तो ध्यान रखें आप, उम्मीद है मुझे बहुत, आई होप डेफिनेटली आपने मेरी इस पोएम को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा जब आपने इसको सुना होगा, वीडियो को देखा होगा, सुना होगा मेरी लाइंस को, एक्सप्लेनेशन को सुना होगा, तो उम्मीद है मुझे, और मेरा यही पैटर्न होता है। और थ्रू आउट जब तक आप मेरे लेक्चर्स, मेरे वीडियो लेक्चर्स जब आप देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, हमें अच्छी तरीके से समझना है, और ऐसा समझना है कि हम किसी और को समझा दें, और को हम पढ़ा दें। हम इस तरीके से आपको, इस तरीके से मैं आपको आपके टॉपिक्स को एक्सप्लेन कराऊंगा, चाहे वो पोइम्स हो, चाहे आपके चैप्टर्स हो। तो मिलेंगे हम इन माई नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पोइम, फायर एंड आइस, ऑल्सो रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विद न्यू कंसेप्ट, हिडन मीनिंग्स, ये सब आपको मिलेंगे। और आई कीप वॉचिंग माई वीडियो, और अच्छा लग रहा हो आपको तो निश्चित रूप से एक, अब कहना इसलिए पड़ता है, वैसे तो आप ही पढ़े, लेकिन हाँ आपको लगे अच्छा तो आप अपने जो कलीग्स हैं उनको शेयर कर दें, आप लाइक कर लें, शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी घर बैठे थोड़ा सा हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा, मैं जैसी उम्मीद करता हूं कि कुछ उनको लगे कि हाँ सर ने कुछ हमें एक्स्ट्रा समझाया, कुछ हमें अच्छा लगा, और शेयर कर दें। और एक और काम कर लें आप, आगे के जो टॉपिक्स हैं लगातार आएंगे मेरे टॉपिक सब। नेक्स्ट वीडियो मेरा फायर एंड आइस का आएगा, उसके बाद आपकी जो भी पोइम्स सब आएंगी, उसके चैप्टर्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए, ग्रामेटिकल पोर्शन भी आपको समझाऊंगा, जैसे ओमिशन वगैरह है, आपके रीअरेंज वाले टॉपिक्स हैं ग्रामेटिकल, उनको भी बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें, जिससे कि जो भी मेरा वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप आराम से उस टॉपिक को घर बैठकर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।